नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। शुक्रवार को शेयर बाजार में जबरदस्त दबाव देखने को मिला, जहां सेंसेक्स करीब 770 अंक टूटकर 81,538 पर बंद हुआ और निफ्टी 241 अंक गिरकर 25,049 के स्तर पर आ गया। बाजार की गिरावट इतनी तेज रही कि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैप एक ही दिन में करीब 6.9 लाख करोड़ रुपए घट गई। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली रही। सिर्फ गुरुवार को एफआईआईज ने करीब 2,549 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और जनवरी में ये लगातार 13वां सेशन रहा जब उन्होंने नेट सेलिंग की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में मजबूती नहीं आती, तब तक एफआईआईज का रुख बदलना मुश्किल दिखता है। आज 23 जनवरी को डीआईआईज ने बाजार में मजबूती दिखाई। उन्होंने करीब 16,626 करोड़ रुपए की खरीद की, जबकि बिकवाली 13,453 करोड़ रुपए की रही। कुल मिलाकर डीआईआईज ने लगभग 3,173 करोड़ रुपए की नेट खरीद की, जिससे गिरते बाजार में थोड़ा संतुलन बना रहा। वहीं दूसरी तरफ एफआईआईज ने साफ तौर पर बाजार से पैसा निकाला। एफआईआईज की कुल खरीद करीब 13,076 करोड़ रुपए रही, लेकिन उन्होंने 16,267 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिससे करीब 3,191 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग हुई। कमजोर तिमाही नतीजों ने भी बाजार का मूड बिगाड़ दिया। आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, और जब ऐसे इंडेक्स हैवीवेट्स फिसलते हैं तो पूरा बाजार दबाव में आ जाता है, जैसा इस बार देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी चिंता बढ़ाई। ब्रेंट क्रूड करीब 0.8% चढ़कर $64.57 प्रति बैरल तक पहुंच गया। भारत जैसे आयातक देश के लिए महंगा तेल महंगाई और ट्रेड डेफिसिट की चिंता बढ़ाता है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भले ही अमेरिका की ओर से कुछ नरम बयान आए हों, लेकिन यूरोप अमेरिका तनाव, ट्रेड पॉलिसी को लेकर असमंजस और वैश्विक अस्थिरता के कारण भारतीय बाजार पूरे हफ्ते में करीब 1.5% नीचे ही रहे। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी जोरदार बिकवाली देखने को मिली। यूएसएसईसी से जुड़ी खबरों के बाद गौतम अडानी और सागर अडानी के नाम आने से निवेशकों में घबराहट बढ़ी और ग्रुप के लगभग सभी शेयर दबाव में आ गए, जिससे बाजार की गिरावट और गहरी हो गई। बैंकिंग सेक्टर में भी भारी दबाव रहा। बैंक निफ्टी करीब 727 अंक गिरकर 58,473 पर बंद हुआ, जहां पीएनबी और येस बैंक जैसे स्टॉक्स टॉप लूजर्स में रहे। व्यापक बिकवाली के माहौल में बैंकिंग शेयर लगातार कमजोर नजर आए। रुपए की कमजोरी ने भी बाजार का सेंटीमेंट खराब किया। रुपया 41 पैसे टूटकर 91.99 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। लगातार एफआईआई आउटफ्लो, डॉलर की मजबूती और जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते करेंसी पर दबाव बना हुआ है, भले ही आरबीआई की तरफ से कुछ सपोर्ट देखने को मिला हो। गिरते बाजार के बीच कुछ स्टॉक्स ने मजबूती भी दिखाई। हिंदुस्तान जिंक, बजाज कंज्यूमर, अशोक लेलैंड और बंधन बैंक जैसे मिड कैप शेयरों में 4 से 5% तक की तेजी रही। खासतौर पर हिंदुस्तान जिंक में 4% से ज्यादा की उछाल आई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिल्वर की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। पिछले 2 महीनों में हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में करीब 60% की तेज रैली देखने को मिली है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह सिल्वर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जबरदस्त उछाल माना जा रहा है। शेयर 52 वीक हाई के आसपास पहुंच चुका है और कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गया है। इसके साथ ही हिंदुस्तान जिंक भारत की सबसे बड़ी मेटल कंपनी बन गई है। हालांकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, लेकिन सिल्वर की कीमतों में मजबूती बनी रही तो निवेशकों की दिलचस्पी आगे भी बनी रह सकती है। इंडियन इक्विटी मार्केट आउटलुक। पीएल एसेट मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल अनिश्चितता और सीमित शेयरों की भागीदारी के चलते बाजार में सावधानी का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडेक्स कुछ बड़े शेयरों की वजह से संभले हुए हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। बहुत कम स्टॉक्स लंबे समय के एवरेज के ऊपर टिक पाए हैं। टेक्निकल नजरिए से भी बाजार कमजोर दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक निफ्टी शॉर्ट टर्म में लोअर टॉप और लोअर बॉटम का पैटर्न बना रहा है, जो आगे भी दबाव का संकेत देता है। 25,400 का स्तर अब मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है, और जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक बाजार में उतार चढ़ाव और कमजोरी बनी रह सकती है।
स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज को यूरोप की शिपिंग कंपनी से करीब $227 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 6 IMO टाइप 2 केमिकल टैंकर बनाने के लिए है, जो कंपनी के शिप बिल्डिंग बिजनेस के लिए एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। ये सभी टैंकर गुजरात के पीपावाव शिपयार्ड में बनाए जाएंगे और पहला जहाज करीब 33 महीने में डिलीवर होने की उम्मीद है। इसके बाद बाकी जहाज तय अंतराल पर दिए जाएंगे, जिससे आने वाले वर्षों में कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत बनी रहेगी। भारत बेल इलेक्ट्रॉनिक्स को 610 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल इमेजर्स और जैमर्स शामिल हैं। ये ऑर्डर कंपनी को जनवरी की शुरुआत में मिले ऑर्डर के बाद आए हैं। इन नए कॉन्ट्रैक्ट से ये साफ होता है कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में BEL की मजबूत पकड़ बनी हुई है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने भूटान के डोरजीलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए लंबी अवधि की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। ये 1125 मेगावाट का प्रोजेक्ट टाटा पावर और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन मिलकर विकसित कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट से हर साल करीब 4500 यूनिट से ज्यादा ग्रीन बिजली पैदा होगी, जिसमें से लगभग 80% बिजली भारत को सप्लाई की जाएगी। टाटा पावर की सब्सिडरी इस बिजली को भारत में इम्पोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। DCB बैंक ने तीसरी तिमाही में 184 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 22% ज्यादा है। बैंक की कमाई में ये बढ़त मुख्य रूप से लोन पर मिलने वाली ब्याज आय बढ़ने की वजह से आई है, जिसे NII में लगभग 15% की ग्रोथ से साफ दिखा जा सकता है। बैंक की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है, जहां ग्रॉस NPA घटकर 2.72% और नेट NPA 1.10% पर आ गया है। ऊंचा प्रोविजन कवरेज रेशियो ये दिखाता है कि बैंक ने भविष्य के रिस्क को कवर करने के लिए पहले से मजबूत तैयारी कर रखी है। मैनेजमेंट के मुताबिक लोन और डिपॉजिट दोनों में 18 से 20% की ग्रोथ बनी हुई है और मार्जिन ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। लेबर कोड से जुड़े एक बार के खर्च के बावजूद बैंक ने अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा कमाया है, जो ऑपरेशनल मजबूती दिखाता है। ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड ने Q3 में मजबूत प्रदर्शन करते हुए नेट प्रॉफिट करीब 28% बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कर लिया। रेवेन्यू में भी 22% की तेज बढ़त देखने को मिली, जो फार्मा प्रोडक्ट्स की मजबूत ग्लोबल डिमांड को दिखाता है। कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर रहा, जहां EBITDA में 33% से ज्यादा की ग्रोथ और मार्जिन में साफ सुधार दर्ज हुआ। तैयार दवाओं का बिजनेस सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिला। मैनेजमेंट का कहना है कि रिसर्च, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ESG पर फोकस की वजह से कंपनी लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है। ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क के विस्तार से आगे भी स्टेबल परफॉर्मेंस की उम्मीद जताई गई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मुनाफा इस तिमाही में लगभग स्थिर रहा और बाजार के अनुमान से कम रहा, लेकिन बिक्री के स्तर पर कंपनी ने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई। कुल रेवेन्यू में करीब 9% की बढ़त दर्ज की गई, जो कंज्यूमर डिमांड के धीरे धीरे सुधरने का संकेत है। ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा, जहां EBITDA 16% से ज्यादा बढ़ा और मार्जिन भी पिछले साल से बेहतर रहा। बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और लागत नियंत्रण का सीधा फायदा मुनाफे की क्वालिटी पर पड़ा। भारत में होम केयर और पर्सनल केयर सेगमेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि इंडोनेशिया में प्राइसिंग प्रेशर बना रहा। कंपनी को उम्मीद है कि 2027 से वहां ऑपरेटिंग माहौल में सुधार देखने को मिलेगा। सोना कॉमस्टार ने इस तिमाही में रेवेन्यू के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए बिक्री करीब 38% बढ़ी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और पारंपरिक ऑटो सेगमेंट से मजबूत ऑर्डर मिलने से टॉप लाइन को बड़ा सपोर्ट मिला। हालांकि मुनाफे पर दबाव देखने को मिला, क्योंकि मार्जिन घटे और लेबर कोड से जुड़ा करीब 40 करोड़ रुपए का एक बार का खर्च आया। इसके अलावा अन्य आय में तेज गिरावट ने भी नेट प्रॉफिट को प्रभावित किया। कुल मिलाकर नतीजे ये दिखाते हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लागत और रेगुलेटरी फैक्टर्स मुनाफे पर असर डाल सकते हैं। स्टेरिलाइट टेक्नोलॉजीज को इस तिमाही में 17 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। ये दिखाता है कि कंपनी धीरे धीरे ऑपरेशनल स्तर पर सुधार की ओर बढ़ रही है। EBITDA में सालाना आधार पर करीब 16% की बढ़त दर्ज की गई, हालांकि मार्जिन में हल्की गिरावट रही। लगातार 5 तिमाहियों से ऑपरेशनल मार्जिन में सुधार होना पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। मैनेजमेंट का फोकस AI रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिका जैसे हाई मार्जिन मार्केट्स पर है। आने वाले समय में बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और इंटरनेशनल ऑर्डर से प्रदर्शन और मजबूत हो सकता है। श्रीराम फाइनेंस का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में करीब 29% घटा, लेकिन फिर भी ये बाजार के अनुमान से बेहतर रहा। ज्यादा प्रावधान और लागत बढ़ने का सीधा असर मुनाफे पर पड़ा। अच्छी बात ये रही कि लोन से होने वाली कमाई यानी NII में करीब 18% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई। इससे साफ है कि कंपनी का कोर लैंडिंग बिजनेस अभी भी अच्छी रफ्तार में है। एसेट क्वालिटी में हल्का सुधार देखने को मिला, जहां ग्रॉस और नेट NPA दोनों में गिरावट आई है। शेयर 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जो निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर मजबूत नतीजे पेश किए, जहां कंपनी का रेवेन्यू 30% बढ़कर 2201 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये ग्रोथ नई रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और मौजूदा प्रोजेक्ट से बेहतर पावर जनरेशन की वजह से देखने को मिली।
कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और ज्यादा मजबूत रही, जहां EBITDA करीब 47.5% बढ़कर 1,824 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA मार्जिन बढ़कर लगभग 83% पहुंचना ये दिखाता है कि कंपनी की लागत संरचना काफी मजबूत है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी लगातार सुधर रही है। हालांकि शेयर पर दबाव देखने को मिला और स्टॉक एक ही दिन में करीब 12% गिर गया, जिससे ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 33% नीचे आ चुका है। बाजार में ये गिरावट अडानी ग्रुप से जुड़ी रेगुलेटरी खबरों और ग्लोबल लेवल पर बनी अनिश्चितता की वजह से आई है, न कि कंपनी के ऑपरेशनल नतीजों की कमजोरी से। सिप्ला के शेयरों में नतीजों के बाद तेज दबाव देखने को मिला और स्टॉक करीब 4.5% तक गिर गया। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 57% घटकर 675.8 करोड़ रुपए रह गया, जो बाजार के अनुमान से काफी कम रहा। मुनाफे पर सबसे बड़ा असर नए लेबर कोड से जुड़े एक बार के 276 करोड़ रुपए के खर्च का पड़ा। हालांकि इस खर्च को हटाकर भी देखा जाए तो भी प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले कमजोर रहा और उम्मीदों से नीचे ही रहा। कंपनी की बिक्री लगभग सपाट रही और एबिडा में करीब 37% की गिरावट आई, जिससे मार्जिन घटकर 17.7% रह गया। अमेरिकी बिजनेस से रेवेन्यू में भी तिमाही आधार पर गिरावट आई, जिसने कुल परफॉर्मेंस को और दबाव में डाल दिया। स्टाइलम इंडस्ट्रीज ने दिसंबर तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 54% बढ़कर 46 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये ग्रोथ बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और लागत नियंत्रण की वजह से आई। रेवेन्यू में लगभग 6.5% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन एबिडा इससे कहीं तेज रफ्तार से बढ़ा और मार्जिन 20% से ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब है कि कंपनी ने मुनाफे की क्वालिटी को बेहतर बनाया है। हालांकि अच्छे नतीजों के बावजूद शेयर हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और 2026 में अब तक करीब 3% नीचे है। इसके बावजूद मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। अर्बन कंपनी को Q3 में 21.05 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी मुनाफे में थी। हालांकि अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो घाटा काफी कम हुआ है, क्योंकि Q2 में नुकसान 59 करोड़ रुपए से ज्यादा था। कंपनी की ऑपरेशनल इनकम सालाना आधार पर 33% बढ़कर 382.68 करोड़ रुपए पहुंच गई, जिससे साफ है कि कोर बिजनेस में डिमांड बनी हुई है। तिमाही आधार पर रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा, जो ये दिखाता है कि ग्रोथ फिलहाल निवेश से ज्यादा विस्तार पर फोकस कर रही है। घाटे की सबसे बड़ी वजह नया 15 मिनट होम सर्विस मॉडल इंस्टा हेल्प है, जिसमें तेज निवेश के कारण नुकसान हुआ। हालांकि इंस्टा हेल्प को छोड़ दें तो कोर बिजनेस 44 करोड़ रुपए के एडजस्टेड एबिडा मुनाफे में है और कंपनी को FY28 तक ब्रेक इवन की उम्मीद है। गंधर ऑयल रिफाइनरी ने Q3 में मजबूत नतीजे पेश किए, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 68% बढ़कर 32.4 करोड़ रुपए पहुंच गया। बेहतर डिमांड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सीधा फायदा मुनाफे में दिखा। कंपनी की आय 16% बढ़कर 1,167 करोड़ रुपए रही, जबकि एबिडा में करीब 39% की तेज बढ़त दर्ज हुई। मार्जिन भी सुधरकर 5% तक पहुंच गया, जो बिजनेस की बेहतर लागत नियंत्रण क्षमता को दिखाता है। बोर्ड ने ₹2 फेस वैल्यू वाले शेयर पर 0.75 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2026 रखी गई है। नतीजों से पहले स्टॉक में तेजी रही और शेयर करीब 3% ऊपर बंद हुआ। रैन्यूज इंडिया ने तीसरी तिमाही में लगातार मजबूत प्रदर्शन जारी रखते हुए मुनाफा 27.7% बढ़ाकर 150.2 करोड़ रुपए कर लिया। फार्मा सेगमेंट में मजबूत मांग और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स ने ग्रोथ को सपोर्ट किया। कंपनी की आय 22% बढ़कर 1,387.9 करोड़ रुपए रही, जबकि एबिडा में 33% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। मार्जिन बढ़कर 22.2% होना ये दिखाता है कि ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी की पकड़ मजबूत हो रही है। हालांकि नतीजों से पहले स्टॉक में दबाव देखा गया और शेयर करीब 1% नीचे बंद हुआ। इसके बावजूद फंडामेंटल तौर पर कंपनी का प्रदर्शन स्थिर और ग्रोथ ओरिएंटेड बना हुआ है। इंडसइंड बैंक का Q3 में मुनाफा 90% गिरकर 128 करोड़ रुपए रह गया, जो प्रोविजनिंग में तेज बढ़ोतरी की वजह से हुआ। इसके बावजूद ये आंकड़ा बाजार के अनुमान से काफी बेहतर रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 13% घटकर 4,561 करोड़ रुपए रही, लेकिन ये भी स्ट्रीट के अनुमान से ऊपर रही। इससे साफ है कि दबाव के बावजूद बैंक का कोर ऑपरेशनल प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर स्थिति स्थिर बनी हुई है, जहां ग्रॉस और नेट NPA में कोई बड़ा बिगड़ाव नहीं दिखा। शेयर में हल्की कमजोरी जरूर रही, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 7% चढ़ चुका है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने Q3 में रेवेन्यू के मोर्चे पर अच्छी मजबूती दिखाई और आय सालाना आधार पर करीब 24% बढ़कर 106.4 करोड़ रुपए पहुंच गई। ये ग्रोथ डिफेंस, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में बढ़ती सरकारी और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से देखने को मिली। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 21% बढ़कर 18.2 करोड़ रुपए रहा, जिससे ये साफ होता है कि ऑपरेशनल लेवल पर बिजनेस ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऑप्टिक्स और ऑप्ट्रॉनिक्स सिस्टम से रेवेन्यू में तेज उछाल आया, जबकि डिफेंस इंजीनियरिंग बिजनेस ने भी स्थिर योगदान
नुकसान दिया। हालांकि एबिडा मार्जिन में हल्की गिरावट आई और ये 25.8% से घटकर 24.7% पर आ गया। बढ़ी हुई फाइनेंस कॉस्ट और कर्मचारियों से जुड़े खर्चों की वजह से मार्जिन पर दबाव दिखा। इसी कारण शेयर में करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली और निवेशक शॉर्ट टर्म में सतर्क नजर आए। लॉरिस मैप्स ने दिसंबर तिमाही में बेहद मजबूत नतीजे पेश किए और कंपनी का नेट प्रॉफिट 172% की छलांग के साथ 251.6 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये आंकड़ा बाजार के अनुमानों से काफी ऊपर रहा और कंपनी की मजबूत ऑपरेशनल पकड़ को दिखाता है। तिमाही के दौरान कंपनी की आय भी करीब 26% बढ़कर 1,778 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एबिडा में 68% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन बढ़कर 27% पर पहुंच गए, जो पिछले साल के मुकाबले बड़ा सुधार माना जा रहा है। मुनाफे में इस तेज बढ़त की सबसे बड़ी वजह खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रहा, जहां आय की तुलना में खर्चों की बढ़ोतरी काफी सीमित रही। नतीजों के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली और शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ ट्रेड करता नजर आया। पेटीएम में करीब 10% की तेज गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह पीआईडीएफ स्कीम को लेकर अनिश्चितता है, क्योंकि ये स्कीम 31 दिसंबर 2025 तक थी और आगे इसे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कोई साफ संकेत नहीं है। पीआईडीएफ स्कीम सरकार और आरबीआई की पहल थी, जिसका मकसद टियर 3 से टियर 6 शहरों में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना था। इस स्कीम से पेटीएम को इंसेंटिव के रूप में अच्छी रकम मिली थी और अब इसके बंद होने की आशंका से रेवेन्यू पर असर की चिंता बढ़ गई है। इंडिगो की कल कमजोर नतीजों के बाद आज स्टॉक करीब 4% गिरा, लेकिन इतना दबाव और नेगेटिव माहौल होने के बावजूद गिरावट सीमित रही, जिससे ये साफ होता है कि बड़े निवेशक अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। पीडब्ल्यू और ट्राइडेंट लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में गिरावट की मुख्य वजह प्रॉफिट बुकिंग रही। हाल के दिनों में तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकाला और खराब सेंटिमेंट ने इस बिकवाली को और तेज कर दिया। सुज़लॉन एनर्जी में उतार चढ़ाव इसलिए देखने को मिला क्योंकि पिछले कुछ समय में प्रमोटर्स ने आंशिक रूप से अपनी हिस्सेदारी घटाई है। भले ही बिजनेस में सुधार हो, लेकिन प्रमोटर स्टेक सेलिंग निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर देती है। मैक्वेरी ने पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर पॉजिटिव रुख दिखाया है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एचपीसीएल को अपनी टॉप पिक बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीपीसीएल और आईओसीएल की तुलना में एचपीसीएल की पोजीशन बेहतर मानी जा रही है। मिडस्ट्रीम गैस सेगमेंट में गेल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एमजीएल को प्राथमिकता दी गई है। ये रेटिंग्स बताती हैं कि एनर्जी सेक्टर में चुनिंदा कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बना हुआ है। आईआरईडीए पर आज भी दबाव दिखा, जिसकी बड़ी वजह जेएसओएल से जुड़ा एनपीए इशू है। कमजोर एसेट क्वालिटी के असर से कंपनी अब भी जूझ रही है, इसलिए फाइनेंस कंपनियों में निवेश से पहले लोन बुक की क्वालिटी समझना जरूरी है। एचडी इंफ्रा इंजीनियरिंग के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली, जब कंपनी ने बताया कि उसके दफ्तरों और एक प्रोजेक्ट साइट पर सीबीआई और एसीबी की ओर से सर्च ऑपरेशन किया गया। कंपनी का कहना है कि इन सर्च का उसके रोजमर्रा के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। येस बैंक एक बार फिर चर्चा में रहा, क्योंकि ये स्टॉक सालों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। बैंक को आरबीआई और दूसरे बैंकों ने बचाया था, हिस्सेदारी भी बदली है, लेकिन पुरानी 81 बॉन्ड्स का केस अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो बैंक के लिए बड़ा ओवरहैंग बना हुआ है। 81 बॉन्ड्स का मामला करीब 8,500 करोड़ रुपए का है, जिसमें मिस सेलिंग के आरोप लगे हैं। निवेशकों को एफडी बताकर बॉन्ड बेचे गए थे और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंक के खिलाफ गया तो येस बैंक को बड़ा वित्तीय झटका लग सकता है। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड के नतीजे कुल मिलाकर ठीक रहे, लेकिन कई ब्रोकरेज और एनालिस्ट्स ने नतीजों के बाद शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव की चेतावनी दी। पहले से कमजोर बाजार सेंटिमेंट के चलते इस स्टॉक में भी अतिरिक्त प्रेशर देखने को मिला।